हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होती हैं, इनको किस तरीके से प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया जाता है। कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में डेफर्ड टैक्स क्या होता है, तभी हम इसकी कैलकुलेशंस पे जाएंगे। देखिए, कंपनीज के केस में क्या होता है, कंपनीज के ऊपर दो एक्ट लगते हैं। कंपनीज के ऊपर एक कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, कंपनीज एक्ट। दूसरा कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर। अब यहाँ पे एक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग और इसमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हम इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आईटीआर फाइल होती है, टैक्स की जो हम एक्चुअल पेमेंट करते हैं। देखो, आईटीआर जो है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम लोग फाइल करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। यहाँ पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैलकुलेट होगा किसके अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉफिट, इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकलेगा कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग टैक्स पे करेंगे। इनकम टैक्स में एक्चुअल टैक्स किसके अकॉर्डिंग जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। बट होगा क्या यहाँ पे जो आपके पास कंपनीज एक्ट आया, एक टैक्स तो इसके प्रॉफिट पे निकलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब ये प्रॉफिट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉफिट आया दैट इज ₹10,000 और जो इसके अंदर प्रॉफिट आया दैट इज ₹9,000। जो हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आया वो 9,000 है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट आया वो 10,000 है। अब जो टैक्स कैलकुलेट होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो मैं टैक्स भी 10,000 पे कैलकुलेट करूंगी, बट एक्चुअल में देखा जाए आईटीआर जो जाएगी, आईटीआर जाएगी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टैक्स अगर पे होगा तो टैक्स पे कब होगा, आईटीआर में। आईटीआर भी किसके अकॉर्डिंग जाएगी, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जाएगी। एक्चुअल में जो टैक्स पे हो गया, एक्चुअल में जो टैक्स पे हो गया वो किसके अकॉर्डिंग हो गया, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हो गया। इस वजह से जो डिफरेंस आता है ना, इस वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते हैं या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाते हैं। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का इम्पैक्ट है, ये एक टाइम पे जाके ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि कोई भी आपके पास कॉस्ट जो है प्लांट एंड इक्विपमेंट की, वो कितनी है, 5,000 रुपये। जो डेप्रिसिएशन आपके पास बुक्स में लगेगा एज पर कंपनीज एक्ट, वो स्ट्रेट लाइन मेथड से लग रहा है 20%, और जो डेप्रिसिएशन लग रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वो लग रहा है 25% एसएलएम मेथड से। अब आप बोलोगे मैम एक्चुअल में जो इनकम टैक्स के रेट्स होते हैं वो डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग लगते हैं और 25% का रेट भी नहीं है। देखो, ये मैंने एग्जाम्पल के अंदर लिया है, आप डब्ल्यूडीवी ले लेना बेशक। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर। नाउ 5 साल के अंदर आपकी एसेट जो है एसएलएम मेथड से भी अगर लोगे तो वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग लोगे 4 साल के अंदर आपकी एसेट्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मैं 25% रेट ले रही हूँ। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हमने क्या ले लिया, पीबीडीटी यहाँ पे ले लिया 10,000 एवरी ईयर की, 10,000 का आपका प्रॉफिट हो रहा है। टैक्स रेट हमने मान लिया 30%। क्लियर। एक बार स्टेप बाय स्टेप जब आप इस एग्जांपल को समझोगे ना, आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि डीटीए और डीटीएल है क्या चीज। देखो, यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, हर एक साल में आपका 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब डेप्रिसिएशन कितना लेना है, डेप्रिसिएशन लेना है जी 20% की रेट से। मैंने यहाँ 20% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा दिया, 1,000 1,000 1,000 आप लोगों के पास डेप्रिसिएशन आ गया। अब 1,000 किसका लिया हमने, यहाँ पे 5,000 का जब आप 20% करेंगे, ये 1,000 का आप लोगों के पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। स्ट्रेट लाइन मेथड से था तो हर एक साल में इक्वल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लिया। बुक प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ गया, 9,000 का बुक प्रॉफिट आ गया, 10,000 माइनस में 1,000 करके। क्लियर। अब इस जो 9,000 का प्रॉफिट है इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। देखो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कितना टैक्स आ गया, 2700 2700 2700, हर एक ईयर में ये सेम आ गया। हाँ जी मैम, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है। टोटल अगर मैं यहाँ पे टैक्स के एक्सपेंसेस काउंट करूँ तो टोटल एक्सपेंसेस आपके पास कितने आ रहे हैं, 2700 आ रहे हैं हर ईयर में, तो इंटू 5 कर दो, 13,500 रुपए का आपका जो टैक्स है वो आ रहा है कंप्लीट 5 ईयर्स के अंदर। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम, बिल्कुल अच्छे से आ गई।
अब इनकम टैक्स एक्ट में मैंने क्या लिया था कि इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है कि 25% डेप्रिसिएशन ले लो स्ट्रेट लाइन मेथड से। आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन ले लो 25%। देखो आप स्ट्रेट लाइन लो, WDV लो, एक टाइम के बाद तो आपकी सारी जो भी एसेट है वो एसेट नील हो ही जानी है। क्लियर? देखो अब यहाँ पे ये 10,000 हमने प्रॉफिट ले लिया, सेम प्रॉफिट। अब डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? 5,000 का आप 25% कर देंगे, डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 1250 रुपीज। हर एक ईयर में हमने डेप्रिसिएशन लिया, लेकिन इस ईयर में हमने डेप्रिसिएशन 0 कर दिया, क्योंकि जब आप 1250 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 4 साल के अंदर एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इन 4 सालों में एसेट की वैल्यू कंप्लीटली 0 हो जाएगी, तो 5th ईयर में आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अब टैक्सेबल इनकम की बात करूं, 10,000 माइनस दिस, 10,000 माइनस दिस, और लास्ट ईयर में 10,000 माइनस 0, ये आप लोगों के पास क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्स कैलकुलेट करो इसके ऊपर, यहाँ पे टैक्स कितना आएगा? 2625, 2625, 2625, 2625। लेकिन लास्ट ईयर में टैक्स कितना निकलेगा? 3,000। 10,000 का हमने 30% कर दिया। नेक्स्ट ईयर में हमारे पास प्रॉफिट कितना निकल के आया? सॉरी, टैक्स कितना निकल के आया? 3,000 निकल करके आया। यहाँ पे आपके पास ये टैक्स आ गया। इन 5 सालों के टैक्स को आप ऐड कर दो, इन 5 सालों के टैक्स को ऐड कर दो, टोटल टैक्स कितना बना? 13,500। यानी जो टोटल टैक्स जब तक एसेट खत्म नहीं हो रही है, जब तक वो खर्चे का मिसमैच आ रहा है, यहाँ पे हर जगह खर्चे का मिसमैच था, ये डेप्रिसिएशन के खर्चे का हर जगह पे क्या था? मिसमैच था। तो ये जो मिसमैच है इसकी वजह से प्रॉफिट हमारे पास अलग हो रहा था, लेकिन एक लेवल पे जाकर के वो जो टोटल टैक्स था, टोटल टैक्स सेम आ गया, क्योंकि पहले आपके पास क्या हो रहा था? आप लोगों के पास एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो आपके पास टैक्स है, टैक्स कम आ रहा था, लेकिन एक लेवल पे जा करके वो आपके पास इनकम टैक्स ज्यादा हो गया, और यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट का टैक्स है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट था उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपके पास क्या आया? कम आया। क्लियर? लेकिन टोटल जब आप टैक्स देखेंगे, टोटल हमेशा यहाँ पे क्या आएगा? सेम आएगा, जब इन सभी ईयर्स का आप टोटल लेकर के चलोगे। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री की, मेरी बात ध्यान से समझना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके अकॉर्डिंग बन रही है जी? कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बन रही है। क्लियर? यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकलेगा, यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट इनकम टैक्स एक्ट की मैं बात करूं, यहाँ पे जो आप बैलेंस शीट भेजोगे वो तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही दिखाओगे ना डेप्रिसिएशन। यहाँ पे तो इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन निकलेगा, जो भी उनके रेट होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे कंपनीज एक्ट में जो आपने टैक्स दिखाया, यहाँ पे जो आपने प्रोविजन बनाया टैक्स का, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स आपने कितने का बना दिया? 2700 का। बट दिक्कत कहाँ आई? यहाँ पे 2700 का प्रोविजन फॉर टैक्स तो बना दिया, लेकिन एक्चुअल में टैक्स कितना पे किया? 2625। अभी तो बुक्स के अंदर मिसमैच हो गया कि एक्चुअल खर्चा कितने का हुआ था? एक्चुअल खर्चा तो हमारा हुआ था 2625 का, और हमने यहाँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दिया 2700 का। ये आप लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब इसको हम मैच कैसे करेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको हम लोग मैच कैसे करेंगे? अब यहाँ पे होगा क्या, हम लोग ये कह रहे हैं जी 2700 का टैक्स होना चाहिए, लेकिन टैक्स भर पे किया सिर्फ 2625 का। कितना टैक्स कम पे किया? 75। अगले साल में कितना कम पे किया? इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर देखो यहाँ पे कितना कम पे किया? 75, 75, 75। लेकिन लास्ट 5th ईयर में यहाँ पे देखो 300 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिया। यहाँ पे आके नील इफेक्ट हो गया आप लोगों का, यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब एक तरीके से आप इसको ध्यान से समझो, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 2700 का टैक्स था, लेकिन आज की डेट में इतना कर दिया, तो 75 रुपए कहाँ पे करना पड़ेगा? फ्यूचर में। आप इसका मतलब समझो ना, ये 2700 का टैक्स था, एक्चुअल में हमने पे इतना किया, ये तो आईटीआर में पे किया ना, आईटीआर में हमने 2625 का पे किया। अब जो 75 रुपीज बच गए, आज की डेट में तो पे करने के लिए बच गए, लेकिन 5वें साल में तो पे करना पड़ेगा ना। तो ये आपके जो 75 रुपए बच गए, जो इन फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे, दैट इज योर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसको 25 रुपए को मैं कहाँ दिखाऊंगी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में दिखाऊंगी। ये आपने क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर अपनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में ये अमाउंट आपको शो करनी है 75 रुपीज। और अभी फिलहाल के लिए जो आप अपना करंट टैक्स लेकर के चलोगे, करंट टैक्स आप लोग कितना लेकर के चलोगे?
2625 का करंट टैक्स आप लोग लेकर के चलोगे। मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? हाँ जी मैम, हो गई। करंट टैक्स ये कौन सा है? जो आपने अपने इनकम टैक्स के अंदर पे किया, जो अपनी आईटीआर के अंदर आपने पे किया, ये आपका करंट टैक्स है। प्लस में आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? वो आपके इस बुक जो एज पर कंपनीज एक्ट जो भी आपका टैक्स था उसके इक्वल आ जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात? ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो आप लोगों ने 2700 का बनाना चाह रहे थे, यहाँ पे एक तो करंट टैक्स बन जाएगा 2625 का, एक आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी कितने की? 75 रुपीज की। मैं जर्नल एंट्रीज भी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लो। अब होगा क्या, यहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट में 75 आए, नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में कितने हो जाएंगे? 150, उससे नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में कितने हो जाएंगे? 150 के साथ फिर 75 रुपीज ऐड हो गए, यहाँ पे आ जाएंगे आप लोगों के पास 225। क्लियर? देन अगेन नेक्स्ट ईयर में कितने हो जाएंगे? 300। ये आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी चलती चली गई। लेकिन जब आपने यहाँ पे 300 की आपके पास पेमेंट आई तो होगा क्या, यहाँ से आपकी जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ये खत्म हो जाएगी और बैलेंस शीट में यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं एग्जिस्ट करेगी। मेरी बात समझ में आ गई? इसको आप जोड़ के दिखाते रहेंगे कि इसी साल की लायबिलिटी है, ये इसी साल की लायबिलिटी है, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग पे करेंगे। कब पे करेंगे? जब वो एसेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि आप लोगों के पास ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल 2500 आता, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल होता कि ये अमाउंट यहाँ पे 2500 आती और ये आती 2625, इन दैट केस आपका डिफरेंस कितना आ गया? इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों के पास आया 125 रुपीज। यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 125। अब ये जो डिफरेंस है इसमें आप ध्यान से देखो, आज की डेट में पे कर रहे हो 2625 और एक्चुअल में कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है? 2500 पे करना बनता है। हमने ज्यादा पे कर दिया। अब ज्यादा अगर पे कर दिया तो वो आपके पास बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या बन जाएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। और कल को आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा? कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कह रहे हैं? टैक्स कम बनता था लेकिन पे ज्यादा कर दिया। देखिए, फ्यूचर की लायबिलिटी आज ही पे कर दोगे, फ्यूचर की लायबिलिटी आज ही पे कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको रिलैक्सेशन दे रहा है, इन फ्यूचर के लिए बेनिफिट दे रहा है, वो आपके लिए क्या बन जाएगी? वो आपके लिए एसेट बन जाएगी। तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे? डेफर्ड टैक्स एसेट के तौर पे दिखाएंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? आई थिंक बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं रिप्लाई दूंगी आप लोगों को। कहीं भी कोई भी इशू है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डेफर्ड टैक्स की जर्नल एंट्रीज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि आपका जो बुक प्रॉफिट है वो बुक प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है? 10 लाख रुपए। ये बुक प्रॉफिट कौन सा है? ये वो बुक प्रॉफिट है जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। टैक्सेबल प्रॉफिट यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट आया वो कितना है? 8 लाख रुपीज। टैक्स रेट आपका कितना है? 30%। और इसके अंदर आपने एडवांस टैक्स भी पे कर दिया। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी के लिए प्रैक्टिकल सिचुएशन यहाँ पे ली है कि आप लोग एडवांस टैक्स भी पे कर रहे हैं। कितना? 2 लाख रुपीज। और करंट टैक्स आपका कितना आएगा? देखिए, 8 लाख आपका प्रॉफिट है। क्लियर? जो करंट टैक्स क्या होता है? जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रॉफिट के ऊपर लगता है। जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसके ऊपर क्या लगेगा? करंट टैक्स लगेगा। तो 8 लाख का 30% आप करेंगे, कितना आ जाएगा? 2,40,000। ऑलरेडी एडवांस टैक्स आप लोगों ने पे कर दिया। क्लियर? इस बुक प्रॉफिट का अगर मैं 30% निकालती तो इस बुक प्रॉफिट का टैक्स मेरे पास कितना आता? इस बुक प्रॉफिट का टैक्स हमारे पास आता 3 लाख रुपीज। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी मैम, क्लियर हो गया। नाउ अब आप लोगों ने करंट टैक्स 2,40,000 देना था लेकिन 2 लाख दे दिया, तो पेंडिंग कितना है? 40,000। तो ये पेंडिंग है। क्लियर? करंट टैक्स कितना है? 2,40,000। और देना कितना चाहिए था? एज पर बुक प्रॉफिट। एज पर बुक प्रॉफिट कितना आपका आना चाहिए था? 3 लाख का टैक्स। अब 3 लाख में से ये 2,40,000 का करंट टैक्स माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ध्यान रखिए, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किसकी इक्वल हो जाती है? जो एक्चुअल में बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स होता है उसके इक्वल आ जाती है। क्लियर? अब एडवांस टैक्स की एंट्री आपके पास क्या होगी? एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हमारी हो गई होगी। देन जो हमने करंट टैक्स का प्रोविजन बनाया 2,40,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बनेगा आपका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स लायबिलिटी। क्लियर?
अब ये जो आपके पास आया, देखो करंट टैक्स लायबिलिटी पे कितनी की जानी चाहिए थी, 2,40,000, लेकिन 2 लाख ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं ना एडवांस टैक्स के तौर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करंट टैक्स लायबिलिटी को कर देंगे डेबिट और एडवांस टैक्स को कर देंगे क्रेडिट, यानी 2 लाख का आपका करंट टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट खत्म हो गया। बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 40,000 का। ये 40,000 का क्या रहेगा आपका आउटस्टैंडिंग, इसको आप बाय बैंक या कैश जो भी है आप अपना इसको पे कर देंगे। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं डेफर्ड टैक्स की। देखिए आपके पास, मैं ये स्क्रीनशॉट इसका ले लेती हूँ नीचे भी, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। वेट अ सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन है, इसको अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट इसलिए कर दिया ताकि आप लोगों को सामने दिखेगा कि डेफर्ड टैक्स कितना था, तो आसानी रहेगी समझने में। यहाँ देखिए कितना डेफर्ड टैक्स था आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लोगों के पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही थी, 60,000 रुपीज। 60,000 आप लोगों का डेफर्ड टैक्स आ रहा है। अभी जो 60,000 है इसकी एंट्री आप लोग कैसे करेंगे, ये डेफर्ड टैक्स भी करंट टैक्स लायबिलिटी की तरह प्रॉफिट एंड लॉस से ही बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी, 60,000 रुपीज। क्लियर। अब 3 तरीके की चीजें, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स और तीसरा हमारे पास कौन सा था, एडवांस टैक्स। क्लियर। ये टोटल टैक्स एक्सपेंसेस हमारे पास कहाँ से, जो 240 का टोटल करंट टैक्स था प्लस में 60,000, ये टोटल टैक्स एक्सपेंसेस आपके गए 3 लाख रुपए के। क्लियर। नाउ एडवांस टैक्स आपको कहाँ शो करना है, एडवांस टैक्स आप लोगों का पहले तो लायबिलिटी साइड में जाएगा, लेकिन बाद में ये एडजस्ट हो जाएगा किससे, करंट जो आपका टैक्स आया था उससे एडजस्ट हो जाएगा। देन ये कितना अमाउंट आ जाएगा इसका, नील बैलेंस हो जाएगा बाद में। क्लियर। पहले आपका 31 मार्च की जब मैं बैलेंस शीट की बात करूंगी, 31 मार्च की बैलेंस शीट के अंदर आप इसको जो करंट आपका टैक्स है, जो करंट आपका टैक्स है उसे सेट ऑफ करके दिखा दीजिएगा, या अलग अलग भी आप लोग दिखाएंगे तो बाद में इसको सेट ऑफ आप कर देना। जो फाइनल बैलेंस आपका रहेगा एडवांस का वो नील रहेगा, क्योंकि हमने एडवांस टैक्स यहाँ पे कितना पे किया था, एडवांस टैक्स हमने 2 लाख का पे किया था और 2,40,000 का करंट टैक्स आपको पे करना चाहिए था। तो यहाँ पे आप लोगों को इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के बाद ही तो निकल के आएगा ना कि नेट पेएबल अभी आपका कितना बचता है, 40,000 का बचता है। क्लियर हो गई मेरी बात। हाँ जी मैम। करंट टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो जो करंट टैक्स लायबिलिटी आपकी बचती है, यहाँ नेट हमारी कितनी लायबिलिटी बचेगी, इन दोनों को माइनस करने के बाद 40,000 की लायबिलिटी बचेगी। ये 40,000 की लायबिलिटी करंट लायबिलिटी के अंदर शो होगी हमारी, क्योंकि आपको विद इन अ ईयर इसको पे करना होता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगी। बट जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपकी आई है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट योर करंट लायबिलिटी, इसको नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको शो करना है, ये करंट लायबिलिटीज में नहीं जाएगा। क्लियर एवरीवन। अब अगर हम आगे बात करें, जो नॉन करंट लायबिलिटीज है वो कब पे करनी होती है, वो 1 साल के बाद। अब देखो 1 साल के अंदर तो सेट ऑफ होने से रहा ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो तो हमारा कब जाके आगे के ईयर्स में जाकर के सेट ऑफ होगा, जब एक तरफ से डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगी तो आपस में इनका जो बैलेंस है वो सेट ऑफ होता चला जाएगा। क्लियर। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जाएगी नॉन करंट लायबिलिटीज में, और जो आपके करंट लायबिलिटी है टैक्स की वो आपको करंट लायबिलिटीज में ही शो करनी है। क्लियर। जो आपके पास इसी तरीके से अगर डेफर्ड टैक्स एसेट बनती तो वो नॉन करंट एसेट्स में आती, इसको हम नॉन करंट एसेट्स में शो करते। क्लियर। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि जर्नल एंट्रीज आप लोगों को डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी की कैसे करनी है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो या अदर कोई आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल सेशन और ज़्यादा लेकर के आऊँ, एक्सेल के अंदर भी हम लोग इस चीज़ को सीखें कैलकुलेशन करना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर नई वीडियो लेकर के आऊँगी। बट बशर्ते इस वीडियो के ऊपर कम से कम 1000 लाइक्स आने चाहिए और 1 लाख से ज़्यादा इसके ऊपर व्यूज़ आने चाहिए। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्मेट्स भी आप लोगों को एक्सेल के अंदर शेयर करूँगी, बट मुझे भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रहती है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो। बहुत मेहनत हमारी भी लगती है आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। नोट्स को मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी, ग्रुप का मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, ये कंप्लीट नोट्स भी मैं वहां पे शेयर करूंगी। अब इसके अंदर कुछ एक बातों का आपने और ध्यान रखना है, जो एडवांस टैक्स है ना वो कोई भी एक्सपेंस नहीं होता, ये एक तरीके से प्रीपेड टैक्स होता है कि हमने टैक्स की पहले से पेमेंट कर दी। करंट टैक्स वो होता है जो एक्चुअल में हमारी लायबिलिटी बनती है जिसे हमें पे करना चाहिए। क्लियर।
तो बाद में इसीलिए हम एडवांस टैक्स को करंट लायबिलिटी में से सेट ऑफ कर देते हैं। तो गाइज हमने बहुत अच्छे से आज समझने की कोशिश की कि डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है, इनकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। अगर वो लोग भी अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का काम कर रहे हैं, तो इस टाइम पे ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो उन लोगों को भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं, मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं कोई टॉपिक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।